नमस्कार मित्रों, स्वागत है आपका डिकोड एग्जाम में। यूपी ट्रिपल एससी लोअर सबऑर्डिनेट की जो है परीक्षा तिथि धीरे धीरे करीब आ रही है और अब समय है कि जो आपके बचे हुए टॉपिक हैं, जैसे मैंने आपसे वादा किया था कि ऐसे टॉपिक जो आपको कहीं नहीं मिल रहे हैं या आपको जो है पढ़ के उनको संतुष्टि नहीं हो रही किताबों में, तो उनको मैं पूरा कराऊंगा। तो मैं अपने उसी अभियान पे आगे लगा हुआ हूं और आज हम जो है जो साइंस के सिलेबस में कुछ ऐसे मिसलेनियस टॉपिक्स हैं जो समझने में दिक्कत हो रही है और उनसे क्या प्रश्न बन सकते हैं, ये भी जो है एक सोचने वाली बात है। तो उसको हम डिस्कस करेंगे। पेयजल गुणवत्ता के मानक, टीकाकरण, एक्यूफर पे भी क्वेश्चन भी आया था लास्ट में एग्जाम में। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजिस्टिविटी सर्वे, जल चक्र, जल स्रोत के प्रकार, ये सब जो है जो टॉपिक हैं ये सब आपके जो है सिलेबस में है। सिलेबस हम देख लेते हैं जल्दी से। सिलेबस क्या है, तो ये लोअर सबऑर्डिनेट का जो है नया सिलेबस यानी जो करंट सिलेबस है वो खुला हुआ है। तो इसमें से जो है मैंने आपको जो है संतुलित आहार, कैलोरी डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोटीन, विटामिन, डायरिया, विटामिन की कमी से होने वाली बीमारियां, बचाव, एनीमिया, विभिन्न बीमारियों में भोज्य पदार्थ का महत्व, यहाँ तक जो है मैं आपको, जो मैंने बायोलॉजी की जो है पोषण वाली सीरीज स्टार्ट की थी उसमें मानव पोषण में सब कुछ ये मैं आपको कवर करा चुका हूँ। अगर आप नए हैं, नहीं देखा है, तो वो 5 वीडियो हैं, आप उनको जो है साइंस की प्लेलिस्ट में जाकर, साइंस एंड टेक्नोलॉजी नाम से प्लेलिस्ट है इस चैनल पर, उसमें जाकर जो है पूरा देख लीजिए, सब कुछ कवर हो जाएगा। आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे टीकाकरण का महत्व क्या है, जल चक्र क्या होता है, जल स्रोत के प्रकार, पेयजल गुणवत्ता यानी ड्रिंकिंग वाटर की जो क्वालिटी है उसका WHO का क्या स्टैंडर्ड है और भारतीय स्टैंडर्ड क्या है, एक्यूफर क्या होते हैं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेजिस्टिविटी सर्वेक्षण क्या होता है। तो हम इनसे जो है रिलेटेड सारी चीज़ों को समझने का प्रयास करेंगे। हालांकि इसमें कुछ टॉपिक ऐसे हैं जिसमें मैं आपको रियली बताऊं कि मुझे खुद नहीं लगता है कि जो है ऐसे टॉपिक जो है लोअर पीसीएस के सिलेबस में होने चाहिए, क्योंकि इनका विशेष महत्व नहीं है। पर्टिकुलर जो बहुत ही टेक्निकल सब्जेक्ट हैं, बिल्कुल बहुत ही टेक्निकल टॉपिक्स हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, समझने का प्रयास करते हैं एक एक को। सबसे पहले बात करते हैं हम एक्वीफर्स की। एक्वीफर्स क्या होते हैं, इनको जो है जल भरा कहते हैं। इस पूरी जो सीरीज आप देख रहे हैं इसकी PDF फाइल आपको प्रोवाइड कर दी जाएगी, इसलिए मैं आपको लाइन टू लाइन पढ़कर जो इसमें नहीं बताऊंगा, केवल जहां पर आपको कुछ समझाने की आवश्यकता है वो आपको मैं बता रहा हूं। तो एक्वीफर्स जो है इसको जल भरा भी कहते हैं, जल भर भी कहते हैं, जल भृत भी कहते हैं, ये सब इसकी हिंदी हो गई। ये क्या है, धरातल की सतह के नीचे चट्टानों का एक ऐसा संस्तर है, संस्तर मतलब लेयर या होराइजन, संस्तर है जहां भूजल यानी ग्राउंड वाटर एकत्रित होता है और मनुष्य द्वारा नलकूपों से निकालने योग्य अनुकूल दशाओं में होता है। तो कुल मिलाकर जो है ये क्या है, एक तरह का जो है वाटर, ग्राउंड वाटर का जो है एक स्तर है, एक होराइजन है, जिसको हम एक्वीफर कहते हैं। अब इसको हम जो है सबसे पहले आपको जो है चित्र के माध्यम से दिखाना चाह रहे हैं, जिससे आप जो है इस बात को समझ सकें। तो ये हमारी जो हरा पोर्शन है ये क्या है, ये धरती की सतह है। उसके नीचे क्या है, यहां पर देखिए ये लेक है, फिर यहां पर जो है यहां से ग्राउंड वाटर जिसको हम भूमिगत जल कहते हैं वो स्टार्ट होता है। अब ये आप बीच में देख सकते हैं ये पोर्शन, ये क्या है, ये जो है विभिन्न चट्टानों, मिट्टी की परतों और उससे बना हुआ जो है एक जो है पूरा एक लेयर है, और इस लेयर के नीचे जो पानी है वही हमारा एक्वीफर कहलाता है, क्योंकि ये कैसा है, कन्फाइंड है। एक्वीफर 2 तरह के होते हैं, एक कन्फाइंड होता है, एक अनकन्फाइंड होता है। कन्फाइंड मतलब जो लॉक्ड है, मतलब ये चारों तरफ से लॉक्ड है। यहां तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, यहां तक पहुंचने के लिए हमको जो है बोरिंग करनी पड़ेगी। ये देखिए यहां पर बोरवेल या बोरिंग बनी हुई है। तो जब हम जो है बोरिंग करते हैं तब हमको इस स्तर का पानी मिल पाता है, और साधारणतया जो है जो हम पानी यूज करते हैं ग्राउंड वाटर, वो अनकन्फाइंड एक्वीफर का होता है। एक और चित्र देखते हैं और आपको समझाने की दृष्टि से। तो ये जो है सामान्य वाटर टेबल है, यहां से अंडरग्राउंड वाटर जो है शुरू हो जाता है।
अब यहां पर जो है आप देख रहे हैं कन्फर्मिंग बेड लिखा है, कन्फाइनिंग बेड, यानी ये क्या है, ये एक परत बन जाती है जिसमें क्या है, क्ले होती है। क्ले के अलावा जो है इसमें कुछ जो है पत्थर और वो सब जुड़कर जो है एक पूरा स्तर बना लेते हैं, संस्तर जिसे हम कह सकते हैं। और उसके नीचे फिर जो है ग्राउंड वाटर है जो यहां भरा हुआ है एक्वीफर में, उसके नीचे फिर एक जो है कन्फाइनिंग बेड है और उसके नीचे जो है फिर जो है पानी है। तो इस तरह से इस पानी तक पहुंचने के लिए हमको क्या करना होगा, इसके लिए हमको बोरिंग करनी पड़ेगी, ड्रिलिंग करनी पड़ेगी। और जो है हम बोरवेल पंप वगैरह से पानी लेते हैं वो पानी जो है एक्चुअल में कन्फाइंड एक्वीफर का आता है। अब यहां पर पानी पहुंचता कैसे है, तो यहां पर पानी पहुंचने का भी तरीका है। जो बारिश का पानी होगा वो रिस रिस कर यहां पहुंचेगा, यहां पर सीधे तरह से पानी नहीं पहुंचेगा। मान लीजिए ये सतह है और ये क्या है, ये जो है कोई पॉन्ड है या तालाब है, तो जो अनकन्फाइंड एक्वीफर है उसका पानी तो इसमें आता रहेगा क्योंकि वो सीधे सीधे जो है धरातल से यानी जो है हमारे सरफेस से जुड़ा हुआ है, पृथ्वी की जो है सतह से जुड़ा हुआ है। पृथ्वी की सतह पे जो भी वाटर बॉडी होगी वहां से पानी आ सकेगा, जा सकेगा उसको, इसीलिए इसको अनकन्फाइंड कहते हैं क्योंकि ये जो है बंधा हुआ नहीं है, ये खुला हुआ है। अब इसके नीचे जो है यहां पर जो है कन्फाइनिंग बेड है जिसमें रॉक्स हैं, क्ले हैं, विभिन्न तरह की और चीजें हैं ठोस, तो ये एक पूरा स्तर बना लेती हैं और इससे छन छन के पानी, रिस रिस के पानी जो है यहां से इस लेवल पर आता है। जगह जगह जो इसमें पोर्स होते हैं उसके माध्यम से पानी जो है नीचे वाले स्तर में पहुंचता है जिसको हम कन्फाइंड एक्वीफर कहते हैं। और ये जब जरूरत पड़ती है तो ये पानी जो है ऊपर की तरफ भी जाता है जिससे ये कन्फाइंड अनकन्फाइंड में पहुंचता है। और उसके बाद जो भी वाटर बॉडी हो, चाहे वो पॉन्ड हो, चाहे लेक हो, झील हो या तालाब हो, सभी में जो है ये पानी पहुंच जाता है। तो ये जो है एक्वीफर है और इसके बारे में अब क्वेश्चन बहुत ज्यादा तो आज तक नहीं पूछे गए हैं, लेकिन अभी शायद पिछले पेपर में किसी में आया था उसके बारे में, तो मैंने वहां बताया था। अब थोड़ा सा जो है जो धरातलीय सतह के नीचे सुराख और रिक्त स्थानों में संचित जल को हम क्या कहते हैं, भूमिगत जल कहते हैं, यानी अंडरग्राउंड वाटर कहते हैं। और भूमिगत जल का प्रमुख स्रोत क्या होता है, वर्षा का जल तथा हिम द्रवित जल यानी मेल्टेड वाटर होता है। मेल्टेड वाटर कहां से आता है, जो ग्लेशियर्स जो है मेल्ट होते हैं या कहीं पर जो है काफी बर्फ जमी है, अगर वो ग्लेशियर नहीं है तो मान लीजिए कोई पहाड़ है उस पर कोई बर्फ जमी है सीजनल, तो वो मेल्ट होती है और ये सब जो है धीरे धीरे जो है भू पदार्थों यानी जियो मटेरियल से रिस रिस कर जो है नीचे पहुंचते हैं और भूमिगत जल भंडारों को जलभरा कहते हैं। यही मेन है कि एक्वीफर्स क्या कहा जाता है, जो भूमिगत जल भंडार होते हैं यानी अंडरग्राउंड वाटर स्टोरेज बॉडीज जो बन जाती हैं उन्हीं को हम जो है एक्वीफर्स कहते हैं। तो ये चीज आपको समझ में आ गई होगी और आप जो है इस पीडीएफ से इसको पढ़ लीजिएगा। आगे चलते हैं। अब अगला टॉपिक उसी में क्या है, पेयजल के लिए क्या मानक निर्धारित किए गए हैं। तो पेयजल के लिए जो है इंडियन स्टैंडर्ड ब्यूरो ने भी अपने मानक जारी किए हैं, लेकिन इंटरनेशनली जो है WHO के द्वारा 1971 में जो है मानक निर्धारित किए गए थे, जिसको समय समय पर जो है चेंज भी किया गया था, लेकिन जो बेसिक मानक हैं वो वही हैं। तो भौतिक मानक क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल ऐसा होना चाहिए जो स्वच्छ हो, शीतल हो, स्वादयुक्त हो तथा गंध रहित हो। यानी साफ पानी आप किसको कह सकते हैं, जिसमें किसी भी प्रकार की कोई गंध ना हो, स्वादयुक्त हो यानी पीने में जो है आपको टेस्ट उसका अच्छा लगे, स्वच्छ हो, साफ हो और शीतल हो। रासायनिक मानक क्या है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के अनुसार पेयजल का पीएच कितना होना चाहिए, 7 से 8.5। तो पहला आपका जो है क्वेश्चन यहां पर क्या बन गया कि जो ड्रिंकिंग वाटर है उसका जो है ऑप्टिमम जो पीएच होता है वो कितना होना चाहिए। तो पीएच जो है 7 से 8.5 तक होना चाहिए और उसमें किसी भी तरह की कोई इम्प्योरिटी या अस्पृश्यताएं नहीं होनी चाहिए। अब
पानी की गुणवत्ता जांचने का एक प्रमुख मापदंड है टीडीएस। टीडीएस आप देखते होंगे कि जब आपके घर में जो है कोई आरओ लगाने वाला आता है तो वो सबसे पहले जो है टीडीएस टेस्ट करके बताता है। तो टीडीएस क्या होता है? टोटल डिजॉल्व्ड सॉलिड्स, यानी उसमें जो सॉलिड्स हैं, जो भी उसमें खनिज लवण होते हैं पानी में, उनकी मात्रा एक निश्चित होती है। उस निश्चित मात्रा से अगर ज़्यादा है पानी में तो ये माना जाता है कि वो जल जो है पीने योग्य नहीं है, क्योंकि अगर आपके शरीर में ज़रूरत से ज़्यादा खनिज लवण जाएंगे तो हमारे शरीर में बीमारियां होंगी, विशेषकर पथरी और इत्यादि जो समस्याएं होती हैं वो उसकी होती हैं। तो इसका मतलब क्या है? पानी में घुले साल्ट और मिनरल्स आदि जो है, और ये कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए? 500 मिलीग्राम पर लीटर, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो आपका दूसरा प्रमुख क्वेश्चन जो आपको याद रखना है कि जो इसमें टीडीएस है, टीडीएस कितना होना चाहिए? 500 mg पर लीटर से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। अगर इससे ज़्यादा है तो वो पीने योग्य पानी नहीं है। पानी के टीडीएस मुख्य रूप से कैल्शियम, मैग्नीशियम और नमक के लवण होते हैं। 100 से 150 टीडीएस का पानी सर्वश्रेष्ठ होता है। मतलब 500 तो हाईएस्ट लिमिट है। अगर 500 से ऊपर टीडीएस है तो वो पानी पीने योग्य ही नहीं है। लेकिन सबसे अच्छा पानी कौन सा माना जाता है? जिसका टीडीएस 100 से लेके 150 तक हो, वो सबसे अच्छा टीडीएस उसका जो है पीने योग्य पानी है। पानी की अगर अरुचिकर गंध है, यानी जो है डिस्कंफर्ट पैदा करती है, आप सूंघते हैं, स्वाद है, उसमें तैरती हुई कोई अशुद्धि मिली है जो अवांछनीय है, जो कि सूंघकर, चखकर और देखकर पता लगा सकते हैं, तो जल अशुद्ध हो गया। फिर इसके साथ ही यदि आपके क्षेत्र में भूजल या प्राकृतिक जल स्रोत में कोई अवांछित तत्व जैसे फ्लोराइड, लेड, आर्सेनिक, मर्क्यूरी आदि है तो भी जो है पानी जो है पीने योग्य नहीं होता। अब जो इम्प्योरिटीज होती हैं तो वो कौन कौन सी होती हैं और उनकी हाईएस्ट लिमिट क्या है, इससे क्वेश्चन जो है आपका पूछा जा सकता है। जल गुणवत्ता के मानक, ये टॉपिक इसमें रखने का मतलब ही है कि मानक ही इसमें पूछा जाएगा। तो कुल ठोस पदार्थ, जिसको हमने भी बात की, टीडीएस जो है 500 मिलीग्राम प्रति लीटर से अधिक नहीं होना चाहिए, ये हाईएस्ट लिमिट है। संपूर्ण कठोरता, यानी जो उसकी टर्बिडिटी है, संपूर्ण कठोरता 2 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। सल्फेट, जिसको हम क्या कहते हैं, SO4, सल्फेट जो है उसमें 200 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। क्लोराइड्स यानी Cl2, ये भी 200 मिलीग्राम से ज्यादा नहीं होना चाहिए मिलीग्राम पर लीटर से। कैल्शियम जो है 75 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। मैग्नीशियम 30 से ज्यादा नहीं होना चाहिए। तो ये सब बहुत इसेंशियल मिनरल्स हैं जो हमारे शरीर में आवश्यकता होती है और पानी से हमको प्राप्त होता है, लेकिन इनकी जो अपर लिमिट यहाँ पर सेट है। पीएच वैल्यू जो इंडियन स्टैंडर्ड्स हैं वो तो WHO का मैंने बताया आपको कि 7 से लेके 8.5, लेकिन इंडियन स्टैंडर्ड्स में 6.5 से 8.5 तक उसकी पीएच वैल्यू रेंज कर सकती है, इसलिए दोनों को याद रखिएगा। कभी कभी प्रश्न में यह भी पूछा जाता है कि भारतीय मानकों के अनुसार या विश्व स्वास्थ्य संगठन के मानकों के अनुसार। आगे चलते हैं, बाकी चीजें देखते हैं। जिंक की क्या लिमिट है? 5 मिलीग्राम पर लीटर। लोहा, ये सब ट्रेस एलिमेंट हैं तो 0.10। तांबा यानी कॉपर, अभी इनसे क्या बीमारियां होती हैं ये हमने वैसे जो हम लोगों ने न्यूट्रिशन वाला चैप्टर था उसमें पढ़ा भी था कि मिनरल्स की कमी से और अधिकता से क्या बीमारियां होती हैं। तो कॉपर हो गया, मैग्नीज 30, साइनाइड जो बहुत ही घातक होता है, जहर माना जाता है 0.05, ये जो है इसकी परमिएबल लिमिट है, इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। आर्सेनिक 0.05, ये भी जो है इससे ज्यादा नहीं हो सकता है। और ये आर्सेनिक का प्रदूषण जो है ग्राउंड वाटर में या भूजल में सबसे ज्यादा जो है विषैला माना जाता है। लेड 0.1, कैडमियम 0.05, पारा 0.001, यानी ये तो बिल्कुल ही नहीं होना चाहिए, इससे ज्यादा परमिसिबल नहीं है। फिनोलिक पदार्थ जो है 0.001 मिलीग्राम पर लीटर से ज्यादा नहीं होने चाहिए। अब जो है इनसे जुड़े कुछ फैक्ट हैं, उनको एक बार हम देख लेते हैं। भूमिगत जल के प्रमुख प्रदूषक तत्व कौन से हैं? तो कौन से हैं?
आर्सेनिक और फ्लोराइड सबसे ज्यादा अगर आप जो है भूमिगत जल के प्रदूषकों के बारे में सुनेंगे, जैसा कि पश्चिम बंगाल में घटना भी हो चुकी है, आगे आएगा क्वेश्चन में, तो आर्सेनिक और फ्लोराइड उसके लिए जिम्मेदार होते हैं। कोयला उद्योग में संलग्न लोगों को सामान्यतः कौन सी बीमारी हो जाती है? न्यूमोनोकॉसिस। ये जो है उनको, जो लोग कोयले के उद्योग में इन्वॉल्व होते हैं उनको न्यूमोनोकॉसिस हो जाती है, जो कि फेफड़े से संबंधित एक बीमारी है। पश्चिमी बंगाल के किन 4 जिलों में आर्सेनिक, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं? संखिया, आर्सेनिक को हिंदी में संखिया कहते हैं, की मात्रा भूमिगत जल में मानक स्तर से अधिक पाई गई है। तो ये 4 जिले थे, बहुत हड़कंप मच गया था पश्चिम बंगाल में कि आर्सेनिक वहां पर इतना ज्यादा क्यों है। मुर्शिदाबाद, नदिया, उत्तरी तथा दक्षिणी 24 परगना, इन सब जिलों में आर्सेनिक जो है परमेबल लिमिट से ज्यादा पाया गया था। उत्तर प्रदेश के उन्नाव जिलों में कई गांव का जल प्राकृतिक रूप से दूषित किसके कारण हुआ था? फ्लोराइड के कारण। फ्लोराइड की वहां अधिकता पाई गई थी। WHO के अनुसार प्रति लीटर जल में फ्लोराइड की कितनी मात्रा स्वास्थ्य के लिए हानिकारक नहीं है? अभी हम लोगों ने पीछे देखा था, लेकिन यहाँ क्वेश्चन फॉर्म में इसको देखिए। तो फ्लोराइड जो है 0.01 मिलीग्राम पर लीटर तक परमिसिबल है, यानी ये अलाउड है। इससे ज्यादा अगर हो जाएगा तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ही हानिकारक है। फ्लोराइड के दुष्प्रभाव से होने वाली कौन सी बीमारी है? फ्लोरोसिस हो जाती है। अगर फ्लोराइड हम ज्यादा शरीर में जा रहा है तो उससे हमको फ्लोरोसिस हो जाएगी। पिगोबियन नामक एक कर है, ये किस लिए लगाया जाता है? जो प्रदूषण फैलाते हैं, खासकर जल प्रदूषण, तो उन पर जो है पिगोबियन नामक कर लगाया जाता है। भारत में प्रायः सभी अपमार्जकों में किसकी अधिकता पाई जाती है? अपमार्जक मतलब डिटर्जेंट। तो भारत में प्रायः सभी डिटर्जेंट में फॉस्फेट की जो है अधिकता पाई जाती है। अब आगे भी क्वेश्चन देखते हैं। कठोर जल को मृदु जल बनाने हेतु अपमार्जकों में किसका प्रयोग किया जाता है? अपमार्जक में जो है सोडियम ट्राइपोलीफॉस्फेट का प्रयोग किया जाता है। यानी जितने भी डिटर्जेंट होते हैं इसमें जो है हार्ड वाटर को जो है मृदुजल बनाने के लिए सोडियम ट्राइपोलीफॉस्फेट जो है यूज किया जाता है। टॉक्सिक वेस्ट जो होते हैं, इसके प्रमुख जैव अपघटनकारी सूक्ष्म जीव कौन सा है? स्यूडोमोनास। स्यूडोमोनास एक ऐसा बैक्टीरिया है जो टॉक्सिक यानी जहरीले वेस्ट मटेरियल को डिग्रेड करने में सक्षम होता है। इसके अलावा कैपेसिडिया, स्यूडोमोनास प्यूटिडा और इकोलाई, ये सब भी जो है टॉक्सिक वेस्ट को जो है डिग्रेड कर देते हैं। किस उद्योग में संलग्न लोग बिसिनोसिस रोग से पीड़ित होते हैं? तो बिसिनोसिस रोग जो है कपड़ा उद्योग में जो लोग काम करते हैं, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, उनमें लोगों को बिसिनोसिस हो जाता है। जीवाणुओं का कौन सा विभेद पेट्रोलियम तेल अधिप्लावकों का उपचार करने में सक्षम है? तो जब पेट्रोलियम जो है कहीं पर फैल जाता है समुद्र में या किसी वाटर बॉडी में, वहां पर स्यूडोमोनास प्रजाति के जो है कुछ बैक्टीरिया हैं, जिनको सुपर बैक्टीरिया भी कहा जाता है, उनको वहां पर छोड़ दिया जाता है, जिससे वो क्या करते हैं, उस तेल को जो है डिग्रेड करके जो है कम हानिकारक फॉर्म में बदल देते हैं। पीने योग्य जल में आर्सेनिक की अधिकतम परमिसिबल लिमिट क्या है? 0.05 मिलीग्राम पर लीटर। बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर क्वेश्चन आएंगे इस टॉपिक से तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे। भूमिगत जल यानी अंडरग्राउंड वाटर को दूषित करने वाला अजैविक या एबायोटिक प्रदूषक कौन सा है? आर्सेनिक। ये क्वेश्चन जो है यूपीपीसी से पूछा भी जा चुका है। पारंपरिक उपचार के बाद पीने योग्य जल किस ग्रेड में रखा जाता है? सी ग्रेड में। तो जल की भी ग्रेडिंग होती है, ए ग्रेड, बी ग्रेड, सी ग्रेड, डी ग्रेड, उनकी जो है गुणवत्ता के हिसाब से पीने की। तो अगर कोई जल जो है खराब जल था, उसको जो है उसका उपचार किया गया है, यानी उसको जो है शुद्ध किया गया, उसका शुद्धिकरण किया गया किसी भी विधि से, तो परंपरागत अगर उसका उपचार किया गया है तो उसको सी ग्रेड में रखा जाएगा। केंद्रीय गंगा प्राधिकरण का गठन 1985 में हुआ था। जीवनदायिनी गंगा के तटीय क्षेत्रों के भूमिगत जल में कौन सी जानलेवा तत्व की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है? आर्सेनिक। यानी गंगा के जो तटों पे क्षेत्र हैं, वहां पर जो अंडरग्राउंड वाटर है, उनमें जो है आर्सेनिक की मात्रा जो है हमेशा ज्यादा रिकॉर्ड की गई है। बिहार राज्य में आधे से अधिक
जिलों के भूगर्भीय जल में किस तत्व की मात्रा अधिक है? फ्लोराइड और आयरन की। जल में कार्बनिक योग का मापन सामान्यतः कैसे करते हैं? तो अगर जल में कोई कार्बनिक एलिमेंट है, कार्बनिक पदार्थ है, तो क्रोमैटोग्राफी जो विधि होती है उसके द्वारा जो है उसका मापन किया जाता है। आप लोगों में से जिन्होंने भी बीएससी किया होगा और केमिस्ट्री वगैरह आपके पास रहा होगा तो आपने क्रोमैटोग्राफी उस समय टेस्ट किया होगा। किस परीक्षण द्वारा जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरणीय कार्बनिक पदार्थ की मात्रा ज्ञात की जाती है? बीओडी। बीओडी यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। तो बीओडी के माध्यम से जल में उपस्थित जैव ऑक्सीकरणीय कार्बन यानी ऐसी जो है ऑक्सीजन जो पानी में घुलित होती है, पानी में डिजॉल्व ऑक्सीजन होती है और उसमें जो सूक्ष्म जीव रहते हैं उनके उपयोग के लिए होती है। अगर वो जो है घुलित ऑक्सीजन या डिजॉल्व ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है तो उसका बीओडी बढ़ जाता है, जो कि जो है प्रदूषण का, जल के प्रदूषण का एक प्रमुख संकेत होता है। ब्लैक फुट नामक बीमारी किसके कारण होती है? आर्सेनिक की अधिकता हो जाने के कारण। जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में किसको जाना जाता है? जलकुंभी को। जलकुंभी को जलीय विषैले पदार्थों के अवशोषक के रूप में जाना जाता है। अब नाइट्रेट की बात करते हैं। नाइट्रेट भी जल में निकलता है, उसके कारण जो है तमाम तरह की बीमारियां हो जाती हैं। तो पेयजल में 20 ppm तक नाइट्रेट आयन की मात्रा हानिकारक नहीं होती है, जबकि वयस्क शरीर में अधिकतम सहन सीमा कितना होती है? 45 ppm, यानी 20 ppm तक नाइट्रेट आयन जो है ठीक होता है। इससे अधिक है तो वो शरीर के लिए हानिकारक है। और अधिकतम जो है कितना सहा जा सकता है? 45 ppm तक। इससे अधिक होने पर मिथाइमोग्लोबिनिया नाइट्रेट्स साइकोसिस नामक बीमारी बच्चों में होती है और इसको हम कॉमनली किस नाम से जानते हैं? ब्लू बेबी सिंड्रोम। आप ये बड़ा नाम भले ना याद रखिए, आप ब्लू बेबी सिंड्रोम याद रखिए। ये किसके कारण हो रहा है? नाइट्रेट की अधिकता के कारण ब्लू बेबी सिंड्रोम। इससे क्या होता है? नाइट्रेट अधिक होता है तो वो जो है हीमोग्लोबिन को बाइंड कर लेता है। शरीर में जो हीमोग्लोबिन के द्वारा जो है ऑक्सीजन की सप्लाई की जाती है वो ब्लॉक हो जाती है। फलस्वरूप जो है जब हमारे शरीर में ऑक्सीजन नहीं पहुंचेगी तो हमारा शरीर का रंग कैसा जो है नीला हो जाता है। तो बच्चा जब पैदा होता है उसके बाद ही जो है उसकी वेन्स जो है नीली नीली दिखाई देने लगती है और धीरे धीरे उसका शरीर जो है नीला पड़ने लगता है। इस सिंड्रोम को ब्लू बेबी सिंड्रोम कहते हैं, जो नाइट्रेट आयन की अधिकता की वजह से होता है। अब कैडमियम की अधिकता से, नाइट्रेट की अधिकता से हमने पढ़ा कि ब्लू बेबी सिंड्रोम होता है और कैडमियम की अधिकता से क्या होता है हमारे शरीर में? इटाई। ये हम जो है पहले पढ़ भी चुके हैं। तो कैडमियम से इटाई होता है और आर्सेनिक की अधिकता से ब्लैक फुट होता है। ये तीनों याद रखिएगा। अगर जल से संबंधित, जल प्रदूषण संबंधित जो है प्रश्न आएगा तो इसमें से ही आएगा। आगे चलते हैं। अब हम जो है जब जल की ही चर्चा कर रहे हैं तो उससे समसामयिक विषय पर भी बात करते हैं। अभी आगे बहुत कुछ बताना बाकी है आपको। तो जल शक्ति अभियान कब लॉन्च हुआ? 1 जुलाई 2019 को। मुख्य बातें जानिए। केंद्रीय जल शक्ति मंत्री कौन है? गजेंद्र सिंह शेखावत हैं। इन्होंने जो है इस अभियान को शुरू किया। यह अभियान 1 जुलाई से 15 सितंबर 2019 और उसके बाद जो है 1 अक्टूबर से 30 नवंबर 2019 तक चरणबद्ध रूप से पूरे देश में चलेगा। केंद्र सरकार के अधिकारियों की टीमें 256 जिलों में 1592 जल की कमी वाले ब्लॉकों में 5 महत्वपूर्ण जल संरक्षण हस्तक्षेप को सुनिश्चित करने के लिए प्रशासन के साथ दौरा करेंगी और काम करेंगी। ये जो है पूरा मोटिव है जल शक्ति अभियान का। अभी एक कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स जारी किया गया था जो भी जल से संबंधित है। इसको हिंदी में क्या कहते हैं? समग्र जल प्रबंधन सूचकांक। और इसका संदर्भ वर्ष क्या है? वर्ष 18-19 यानी पिछले वित्तीय वर्ष की रिपोर्टिंग पर यह आधारित है। तो ये कब जारी हुआ? 23 अगस्त 2019 को जारी हुआ। किसने जारी किया? नीति आयोग ने जारी किया। नाम क्या है? कंपोजिट वाटर मैनेजमेंट इंडेक्स का ये दूसरा संस्करण है। इससे पहले कब जारी हुआ था? 2018 में पहला। फिर यह इंडेक्स नीति आयोग ने जल शक्ति मंत्रालय और ग्रामीण विकास मंत्रालय के साथ मिलकर जारी किया है।
इस इंडेक्स में 25 राज्यों व 2 संघ शासित प्रदेश जो है शामिल हैं। इस इंडेक्स में गैर हिमालयी राज्यों से गुजरात को प्रथम। अब इसमें 2 तरह से राज्यों को बांटा गया, गैर हिमालयी राज्य और हिमालयी राज्य। तो गैर हिमालयी राज्य में जो है कौन प्रथम है? गुजरात। और आंध्र प्रदेश को दूसरा स्थान और मध्य प्रदेश को तीसरा स्थान। ये मिला, ये आपको याद रखना है, करंट में पूछा जा सकता है और यहां भी पूछा। इसके साथ ही इंडेक्स में उत्तर पूर्वी तथा हिमालयी राज्यों को, ये दूसरी कैटेगरी हो गई, नॉर्थ ईस्ट के राज्य और हिमालयन राज्य जो है। तो इसमें हिमाचल प्रदेश जो है पहले नंबर पर, उत्तराखंड दूसरे नंबर पर इसको स्थान प्राप्त हुआ। अब केंद्र शासित प्रदेश तीसरी कैटेगरी। तो केंद्र शासित प्रदेश में जो है पुडुचेरी को पहला स्थान और दिल्ली को दूसरा स्थान मिला। जम्मू कश्मीर, मणिपुर, मिजोरम, पश्चिम बंगाल को इस इंडेक्स की काउंटिंग में शामिल नहीं किया गया था। आगे चलते हैं। अगला टॉपिक आपका क्या है? टीकाकरण या इम्यूनाइजेशन। टीकाकरण क्या होता है? आप जानते ही हैं कि हमें रोगों के प्रति प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने के लिए हमारे शरीर में वैक्सीन्स लगाई जाती हैं। वैक्सीन क्या होती हैं? वैक्सीन वही रोग कारक जो है जीवाणु या विषाणु को जो है ट्रांसफॉर्म करके बनाई जाती हैं जो हमारे शरीर में हमको रोगग्रस्त करते हैं। यानी जो है उन्हीं जो बैक्टीरिया हमको नुकसान पहुंचाते हैं उन्हीं बैक्टीरिया को मृत करके और उन्हीं से जो है वैक्सीन उनका जो है तोड़ एंटी बनाया जाता है। तो टीकाकरण के माध्यम से व्यक्ति में प्रतिरक्षी या संक्रामक रोग के प्रति प्रतिरोध क्षमता को विकसित किया जाता है। टीकाकरण व्यक्ति के शरीर को संक्रमण या रोग से बचाने के लिए उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता यानी इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। अब मेन मुद्दा यहां पर है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन की अनुशंसाओं के आधार पर विस्तारित टीकाकरण या प्रतिरक्षण कार्यक्रम, जिसको ईपीआई कहा गया था। तो ईपीआई का मतलब एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ इम्यूनाइजेशन के तहत 6 टीकों, सबसे पहले जो शुरू हुआ था वो 6 टीके थे। कौन कौन से थे? बीसीजी, टीटी, डीपीटी, डीटी, पोलियो और टाइफाइड। इसका प्रारंभ किया गया था, लेकिन इसकी जो है पहुंच सीमित थी, लेकिन क्योंकि ये केवल जो है शहरी क्षेत्रों में ज्यादा पॉपुलर हो पाया। तो 1985 में, अब आपको 1985 जरूर याद रखना है कि 1985 में टीकाकरण का कौन सा कार्यक्रम आया? सार्वत्रिक टीकाकरण या प्रतिरक्षण कार्यक्रम। इसका हम लोग पॉपुलरली क्या जानते हैं? यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम। आप जगह जगह जो है सरकारी विज्ञापनों में देखते होंगे स्वास्थ्य विभाग के, वहां लिखा रहता है यूआईपी, यूनिवर्सल इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम, यानी सार्वत्रिक टीकाकरण कार्यक्रम। इसको कब चालू किया गया? 1985 में। और इसमें क्या जोड़ दिया गया? पहले हमारे कितने टीके थे? 6 टीके थे। इससे पहले 6 टीके थे, इसमें एक और टीका जोड़ दिया गया मीजल्स का। अब टीके कितने हो गए? 7। तो इस तरह से यूआईपी में कितने टीके थे? कुल 7 टीके थे। 1990 में इस कार्यक्रम में विटामिन ए की अनुपूरक खुराक जो है, विटामिन ए जो ओरल दिया जाता था, उसको भी शामिल कर दिया गया। तो ये यूआईपी जो है ये क्या है? इसमें हमने बात की 7 घातक रोगों के विरुद्ध जो है टीकाकरण का कार्यक्रम शुरू किया गया। अब 7 घातक रोग कौन से हैं? डिप्टीरिया, काली खांसी जिसको हम क्या कहते हैं? वूपिंग कफ, टिटनेस जिसको टीटी लिखते हैं शॉर्ट में, पोलियो, तपेंदिक यानी टीबी। टीबी के लिए कौन सा टीका लगाते हैं? बहुत बार पूछा गया है, बीसीजी का टीका। तो जो टीबी के लिए कौन सा टीका दिया जाता था? बीसीजी का। खसरा या मीजल्स, हेपेटाइटिस बी के विरुद्ध वर्तमान में देश भर में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों के माध्यम से निःशुल्क उपलब्ध कराया जाता है। इसके अलावा जापानीज इंसेफ्लाइटिस का भी टीका प्रारंभ हो चुका है। तो जेई जिसको कहते हैं, जेई वैक्सीनेशन। और उसके अलावा जो है निमोनिया के कारक जो है जिसको क्या कहते हैं? हेमोफिलस इन्फ्लुएंजा टाइप बी। तो इसके लिए भी चयनित राज्यों में टीकाकरण की सुविधा अब उपलब्ध हो चुकी है। तो ये सब टीकाकरण के बाद है। तो अब सार्वत्रिक टीकाकरण कार्यक्रम के तहत 5 नए टीके भी शामिल कर लिए गए हैं। पहले 7 थे, फिर बढ़े और जेई आया और चीजें आई, 5 और आ गए। आईपीवी जो रोटा वायरस वैक्सीन, निमोनिया का टीका जिसको पीसीवी कहते हैं, एमआर वैक्सीन तथा एडल्ट जेई वैक्सीन।
इन नए टीकों के साथ साथ भारत का सार्वत्रिक टीकाकरण कार्यक्रम वार्षिक आधार पर 27 मिलियन से अधिक बच्चों को 12 जानलेवा रोगों के विरुद्ध प्रतिरक्षण उपलब्ध कराएगा, जो विश्व में सबसे बड़ा जन वर्ग या बर्थ कोहॉर्ट होगा। तो इस तरह से अगर अब की बात करें तो लगभग 12 टीके जो है यूआईपी कार्यक्रम के अंतर्गत भारत सरकार द्वारा लगाए जा रहे हैं। अब यूआईपी के अंदर जो भी टीके हैं उनका नाम जरूर विशेष कर रखिएगा। बीसीजी का फुल फॉर्म क्या है? बैसिलस कॉलमिटी ग्यूरिन। तो बैसिलस कॉलमिटी ग्यूरिन जो है ये किसके लिए दिया जाता है? टीबी या ट्यूबरक्लोसिस के लिए। डीपीटी 3 बीमारियों का एक साथ टीकाकरण होता है। कौन कौन सी? डिप्थीरिया, पर्ट्यूसिस और टिटनेस। तो ये तीनों का जो है टीकाकरण डीपीटी के नाम से होता है। हिंदी में डिप्थीरिया, काली खांसी और टिटनेस। फिर इसकी डोज भी अगर पूछी जा सकती है, अगर बहुत विस्तार में जाएंगे तो इनकी 3 डोज क्रमशः 6 से 8 सप्ताह, यानी डिप्थीरिया की जो है 6 से 8 सप्ताह पे, काली खांसी की 10 सप्ताह पर और टिटनेस की 14 सप्ताह की आयु पर दी जाती है। और फिर 16 और 18 माह और 5 वर्ष की आयु पर इसके 2 बूस्टर जो है टीका लगाए जाते हैं। अब ओपीवी की बात करते हैं, जिसको हम ओरल पोलियो वैक्सीन कहते हैं। तो इसकी खुराकें जो है जन्म के तुरंत बाद जो है जितनी जल्दी हो सके, उसके बाद 6 से 8 सप्ताह पर, फिर 10 सप्ताह बाद, फिर 14 सप्ताह बाद, फिर 6 से 9 महीने बाद, फिर 16 से 18 महीने बाद और 5 वर्ष की आयु पर दी जाती है। इसके अलावा जो है पल्स पोलियो टीकाकरण अभियान आप सभी जानते हैं, उसके तहत 5 वर्ष से आयु के कम बच्चों को नियमित रूप से जो है ओपीवी की खुराकें दी जाती हैं। खसरा या मीजल्स, इसका टीका 9 माह की आयु पर लगाया जाता है। हेपेटाइटिस बी जो कि जो है लीवर की एक संक्रामक बीमारी है, इसके टीके को 3 डोज दी जाती। कब कब? एक जन्म के तुरंत बाद जितनी जल्दी हो सके, उसके बाद 4 से 6 सप्ताह पर और 6 महीने की आयु पर जो है हेपेटाइटिस बी की 3 डोज जो है इस तरह से दी जाती है। टीटी या टिटनेस टॉक्साइड, ये गर्भावस्था के दौरान माता को ही लगा दी जाती है और उसके बाद जो है डीपीटी के 3 डोज के बाद 10 वर्ष और 16 वर्ष की आयु पर इसके अतिरिक्त बूस्टर डोज दिए जाते हैं। जेई टीकाकरण यानी जैपनीज इंसेफ्लाइटिस, तो ये जैसे उत्तर प्रदेश भी है, इसमें लगभग 27 जिलों में चल रहा है जहां पर इसका ज्यादा प्रकोप है, खासकर पूर्वी राज्यों में, पूर्वी जनपदों में। तो जो चयनित जिले होते हैं वहां पर दिया जाता है। एचआईवी युक्त पेंटावेलेट वैक्सीन यानी डीपीटी प्लस हेपेटाइटिस बी प्लस एचआईवी, ये एचआईवी है। तो ये भी जो है सब चयनित राज्यों में यहाँ यानी जहां पर इसके मामले सामने आते हैं वहां पर इसको दिया जाता है। आईपीवी इनएक्टिवेटेड पोलियो वैक्सीन, ये प्रारंभ में 6 राज्यों में चला था। 1 वर्ष से कम आयु के बच्चों को पोलियो को मुखी टीके की तीसरी खुराक के साथ में ये दिया जाता है। रोटा वायरस वैक्सीन भी जो है इंपॉर्टेंट है। प्रारंभ में इसको 4 राज्यों में शुरू किया गया था। पहली खुराक इसकी 6 सप्ताह की अवस्था पर तथा 2 अन्य खुराकें 4 सप्ताह के अंतर पर लगाई जाती हैं। एमआर वैक्सीन, जिसको हम मीजल्स रूबेला वैक्सीन कहते हैं, तो इसको जो फरवरी 2017 में शुरू किया गया था और अब जो है ये नियमित टीकाकरण के अंतर्गत शामिल है। पीसीवी, जिसको निमोनोकॉकल कॉन्जुगेट वैक्सीन कहते हैं, ये प्रारंभ में 5 राज्यों में मार्च 2017 में शुरू की गई थी और अब जो है वयस्क जेई वैक्सीन यानी एडल्ट जेई वैक्सीन ये भी शुरू कर दी। इस तरह से अब जो है 13 टीके जो है लगभग पूरे यूआईपी प्रोग्राम के अंतर्गत दिए जाते हैं। अब हम जब टीकाकरण की बात कर रहे हैं, इम्यूनाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो हमको वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक के बारे में पता होना चाहिए। तो इसका क्या टाइमिंग होती है? ये अप्रैल के अंतिम सप्ताह में मनाया जाता है। 24 से 30 अप्रैल 2019 के मध्य पूरे विश्व में विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह यानी वर्ल्ड इम्यूनाइजेशन वीक 2019 का आयोजन किया गया। इस वर्ष इस सप्ताह की थीम क्या थी? एक साथ सुरक्षित टीकाकरण का कार्य।
प्रोटेक्टेड टुगेदर वैक्सीन वर्क्स, ये इसकी जो है थीम थी। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह का आदर्श वाक्य क्या है? सभी आयु के लोगों की रक्षा टीकाकरण से करना है। ये जो है इसका आदर्श वाक्य है, ये थीम नहीं है। थीम तो ऊपर मैंने बताया एक साथ सुरक्षित वाला, लेकिन यह आदर्श वाक्य है। विश्व प्रतिरक्षण सप्ताह पहली बार 2012 में आयोजित किया गया था। अब एक आपके सिलेबस में टॉपिक है जल चक्र। तो जल चक्र क्या होता है? आप लोग जो है अगर बात की जाए तो कक्षा 5 से कक्षा 4 से पढ़ते आ रहे हैं कि समुद्र का पानी वाष्प बन के बादल बन जाता है, बादल जाके पेड़ पौधों और पहाड़ों से टकराकर धरती पर बरस जाता है, फिर वो नदियों से होता हुआ कुछ पानी उसका जो है भूमिगत जल के रूप में समा जाता है, कुछ जो है बहता हुआ जो है नदियों से फिर से जो है जाकर समुद्र में मिल जाता है। तो दोस्तों वही जल चक्र है ये। अब इसमें क्वेश्चन क्या पूछना चाहता है आयोग, इसके बारे में जो है अंदाजा नहीं है। तो जल चक्र जो है आपको चित्रीय रूप से दिखा देते हैं, बहुत ही आसान है, इसमें कुछ ऐसा नहीं है। तो ये हमारी वाटर बॉडी है, यानी मान लीजिए, और सबसे ज़्यादा जो है 70% से ज़्यादा पानी तो हमारा महासागरों में ही है। उससे जो है क्या हुआ? इवेपोरेशन हुआ, ये बादल बने, बादल जो है टकरा कर जो है फिर जो है पानी बरसा, उसके बाद वो कुछ ग्राउंड वाटर में चला गया, थोड़ा जो है वो पौधों द्वारा ले लिया गया। तो इस तरह से सबकी आवश्यकताओं के होते हुए कुछ जो है भूमिगत जल में जाकर समा गया और एक्वीफर्स वगैरह में ग्राउंड वाटर में आ गया, और बाकी जो है वो वापस जो है समुद्र में चला गया। तो ये जो है इसका रिप्रेजेंटेशन है, जिसको इस तरह से भी किया जा सकता है कि किस किस तरह से जो है कंडेंसेशन होता है, संघनन कहाँ होता है, इवेपोरेशन कहाँ होता है। तो जल चक्र जो है एक सामान्य टॉपिक है, जिससे सामान्य प्रश्न ही आएगा, जो भी आएगा आप भली बात इससे परिचित हैं, हमेशा से पढ़ते आए हैं। तो अब आगे बढ़ते हैं, अब देखते हैं जल स्रोत के प्रकार। जितने भी जल स्रोत होते हैं उनके क्या प्रकार हैं, उनके क्या स्रोत हैं, हम यहाँ पर देखेंगे। तो देश के जल संसाधनों को नदियों और नहरों, जलाशयों, कुंडों और तालाबों, आर्द्र भूमि यानी वेटलैंड और चापाकार झीलों तथा शुष्क पड़ते जल स्रोतों और खारे पानी के रूप में वर्गीकृत किया जा सकता है। नदियों और नहरों के अलावा बाकी के जल स्रोतों का कुल क्षेत्र कितना है? 7 मिलियन हेक्टेयर। यानी अगर नदियों और नहरों को हटा दिया जाए तो जो बाकी देश में जल स्रोत हैं वो 7 मिलियन हेक्टेयर है। नदियों और नहरों की कुल 31.2 हजार किलोमीटर लंबाई के साथ इस संबंध में उत्तर प्रदेश का पहला स्थान है। यानी सबसे ज्यादा जो है जल संसाधन, जल स्रोत उत्तर प्रदेश में है, जो कि देश की नदियों और नहरों की कुल लंबाई का 17% जो है कहां पर है? उत्तर प्रदेश में है। उत्तर प्रदेश के बाद जम्मू कश्मीर और मध्य प्रदेश का स्थान आता है। यानी जम्मू कश्मीर इस मामले में दूसरे नंबर पर और मध्य प्रदेश इस मामले में तीसरे नंबर पर है। देश में पाए जाने वाले शेष जल स्रोतों में कुंडों और तालाबों का जल क्षेत्र सर्वाधिक है, जब 2.9 मिलियन हेक्टेयर कुंड और तालाब का है, और इसके बाद जो जलाशय हैं वो 2.1 मिलियन हेक्टेयर जो है इनका स्थान है। जल स्रोतों को वर्गीकृत कैसे किया जा सकता है? तो 2 भागों में बांटते हैं। एक है सतही जल संसाधन, यानी जो सतह पर पाए जाते हैं, जैसे कि नदियां, तालाब, नाले, ये सभी सतही हो गए। और भूमिगत जल संसाधन यानी अंडरग्राउंड वाटर जो है, तो इसमें जलभृत या एक्वीफर आता है, कुएं आते हैं, इस तरह की जितनी भी वाटर बॉडीज हैं ये इसमें आते हैं। देश की नदी प्रणाली में 1869 अरब घन मीटर जल होने की संभावना है। और सतही जल का मुख्य स्रोत क्या है? नदी जल है। यानी जो सतही जल है वो उसका मुख्य स्रोत क्या है? नदी जल। नदी को वाटर शेड भी कहा जाता है। आपने देखा होगा भारत सरकार की योजना थी वाटर शेड प्रोग्राम, तो इससे नाम यहीं से लिया गया है। भारत में मुख्यतः 6 नदी बेसिनों में जल वितरित किया जाता है। 6 नदी बेसिन कौन कौन से हैं? सिंधु नदी बेसिन, गंगा नदी बेसिन, ब्रह्मपुत्र, पूर्वी तट की नदियां, पश्चिमी तट की नदियां, अंतः प्रवाही नदियां जो है, ये 6 जो है प्रमुख नदी के बेसिन भारत में हैं। अब जल स्रोत के प्रकारों की अगर बात करें
तो भूमिगत जल की उपलब्धियों के आधार पर भारत के 3 प्रदेश चिन्हित किए जाते हैं। किसके आधार पर? भूमिगत जल में। तो भूमिगत जल में उत्तरी मैदान, जहां पर कोमल मिट्टी, प्रवेश चट्टानें होती हैं, यहां पर लगभग कुल जो है 42% जल जो है होता है। प्रायद्वीपीय पठार, जिसको कठोर अप्रवेश चट्टानें कहते हैं, जिसमें जल जो है रिसकर अंदर नहीं जा पाता है, इसमें कम जल होता है। और तटीय मैदान, चूंकि ये नदियों से जो है जल प्राप्त करते हैं, तो यहां पर जो है पर्याप्त जल पाया जाता है। अब जैसे कि आपने ऊष्मा बजट पढ़ा होगा, पृथ्वी का ऊष्मा बजट, उसी तरह जो है भारत का वार्षिक जल बजट भी है, ये यहां पर इंपॉर्टेंट है। तो प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त कुल जल कितना होता है भारत में? 4000 अरब घन मीटर लगभग जो है ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज से प्राप्त जल पूरा जो है। फिर वाष्पन यानी इवेपोरेशन से लुप्त हो जाता है कितना? 700 अरब घन मीटर पानी जो है इवेपोरेट होके उड़ जाता है। जमीन द्वारा कितना सोख लिया जाता है? लगभग इतना ही जितना इवेपोरेट हो रहा है, यानी 700 अरब घन मीटर जल जो है जमीन द्वारा सोख लिया जाता है। बहकर समुद्र में चला जाने वाला जल कितना है? तो समुद्र में जो है लगभग 1500 अरब घन मीटर जल जो है जाकर मिल जाता है। अब इन सबको अगर जो है 4000 में घटा दें तो लगभग जो है 1120 अरब घन मीटर जल बचता है। फिर अब भूजल की भरपाई के लिए कितना काम आएगा, यानी भूजल में जो जाता है 450 अरब घन मीटर। भूजल का उपयोग कितना कर लिया जाता है? लगभग 370 अरब घन मीटर जल का। संचयन के लिए यानी स्टोरेज के लिए बचा कितना? 300 अरब घन मीटर। और जो 1500 अरब घन मीटर ये वाला जो समुद्र में चला जाता है, 1500 अरब घन मीटर जल जो समुद्र में बहकर चला जाता है, संपूर्ण प्राप्त जल का कितना होता है? 37.5%। ये डाटा यहाँ पर महत्वपूर्ण हो सकता है कि जो पूरे जल का कितना भाग समुद्र में जाकर मिल जाता है। तो 37.5% जो है ये समुद्र में मिल जाता है। अब एक टॉपिक आपका क्या है? इलेक्ट्रो रजिस्टिविटी सर्वे। ये एक्चुअल में है क्या? तो इलेक्ट्रोड्स की मदद से और इलेक्ट्रॉनिक रेजिस्टेंस की मदद से जो है हम भूजल का पता लगाने में, उसकी जो मैपिंग करने के लिए जो सर्वे करते हैं, उसको बेसिकली इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रजिस्टिविटी सर्वे कहते हैं। इसके बारे में बहुत ज़्यादा जो है पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि इससे जो है टॉपिक से क्वेश्चन आने की संभावनाएं बहुत कम है। लेकिन इसका अनुप्रयोग यानी एप्लीकेशन आपको पता होना चाहिए कि भूजल, जैसे किसी इलाके में जो है आपको ये पता लगाना है कि ग्राउंड वाटर किस लेवल पे है, तो वहाँ पर जो है दो इलेक्ट्रोड ऊपर लगा दिए जाएंगे, फिर उसकी जो है बोरिंग करके 2 इलेक्ट्रोड नीचे भेज दिए जाएंगे। उससे जो है उसकी पूरी जो है ग्राउंड वाटर की वहाँ पर मैपिंग की जा सकती है। तो ये जिसके एप्लीकेशन है यहाँ पर लिखे हैं: फाइंडिंग वाइड्स एंड सोल्यूशन फीचर इन सॉइल एंड रॉक्स, लोकेटिंग अबैंडोनेंट मिसनसेप्ट क्राउन होल्स एंड सबडिसेंट फीचर, यानी जो है सतह के नीचे पानी, चट्टाने और उनके बीच जो है कौन कौन सी वाटर बॉडीज हैं, एक्वीफर है कि नहीं है, और नीचे तक सतही जल के पहुंचने के लिए कोई चैनल बना हुआ कि नहीं है, ये सब जो है आप इससे जो है पता लगा सकते हैं। बेड रॉक, वही बेड रॉक जो है एक्वीफर के ऊपर वाला जो सॉलिड पोर्शन होता है, तो बेड रॉक के बीच में डिसकंटिन्यूटीज यानी असंबद्धताएं हैं कि नहीं है, ये भी हम जो है रजिस्ट्रेटिव सर्वे से जान सकते हैं। और मिनरलाइज्ड वेनिंग उनमें है कि नहीं है, ये भी जान सकते हैं। तो इस तरह से जो है, और इसके अलावा मैपिंग सॉइल टाइप एंड लैंड ड्रेनेज सिस्टम, ये भी जो है हम इस रजिस्ट्रेटिव सर्वे से यानी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रजिस्ट्रेटिव सर्वे से हम जो है पता लगा सकते हैं। तो दोस्तों इस तरह से जो है ये सभी जो जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक थे आपके, वो मैंने एक साथ जो है इसमें मिसलेनियस टॉपिक्स को समाप्त करने का जो है प्रयास किया। वीडियो को एक बार फिर से पूरा देखिएगा, अगर कोई चीज़ आपको नहीं समझ में आई है तो दोबारा देखने पर समझ में आ जाएगी। पीडीएफ आपको प्रोवाइड की जा रही है, लेकिन वीडियो पहले पूरा देख लीजिए, उसके बाद पीडीएफ को पढ़िएगा, तब जो है आसानी से समझ में आ जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। नमस्कार, धन्यवाद।